औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कंपाउंड लिपिड्स को डिस्कस करेंगे, बहुत तेज़ी से डिस्कस करेंगे बिकॉज ये जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कंपाउंड लिपिड्स पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड लिपिड्स जो है वो एडिशनल ग्रुप कंटेन कर रहे होते हैं, जिसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एडिशनल ग्रुप होता है एज़ कम्पेयर टू आपके, जैसे देखिए फैटी एसिड है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस जो है इसके पास कोई एडिशनल ग्रुप है। एडिशनल ग्रुप में आपके पास फॉस्फेट ग्रुप भी आ सकता है, ग्लाइको मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, प्रोटीन आ सकती है, एक्सेट्रा सल्फेट आ सकता है ग्रुप। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास जो है वो कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स भी क्या हैं। फॉस्फोलिपिड्स आपने याद रखना है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम देखते हैं इसकी आगे टाइप्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और एक होते हैं ग्लिसरोल कंटेनिंग और एक होते हैं स्फिंजियोसिन कंटेनिंग। ठीक है, तो जो स्फिंजियोसिन कंटेनिंग हो गया उसको स्फिंजियोफॉस्फोलिपिड्स कहेंगे, जिसकी एग्जांपल में आपके पास आती है स्फिंजियोमाइलिन। उसके अलावा जो आपकी ग्लिसरोल है, ग्लिसरोल है, ये कंटेनिंग जो होते हैं वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं अल्कोहल के तौर पर। तो इसकी एग्जांपल में आपके पास लाए थे लेसिथिन और सिफेलिन। हम इनको अब डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने जो ये थे आपके पास जो ग्लिसरोल और स्फिंजियोसिन, ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स। अब जो नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग है उसमें फॉस्फोडिल इनोसिटोल आ जाता है, उसके अलावा आपके पास एथेनॉलमीन आ जाती है, सीरीन आ जाती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जो आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब जो सबसे पहले आते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में आपने याद रखना है कि जो कार्बन नंबर 3 होता है ना इनका, ये एस्टरीफाइड होता है फॉस्फेट से एस्टरीफाइड होता है, और जो कार्बन नंबर 1 और 2 है, कार्बन नंबर 1 सैचुरेटेड और कार्बन नंबर 2 जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे मेन जो इन सब में होता है ग्लिसरोल और स्फिंजियोसिन वगैरह, ये जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं इनमें एक चीज़ कॉमन होगी, वो है फॉस्फेटिडिक एसिड। ये इनका इंटरमीडिएट होगा, मतलब ये प्रेजेंट होगा हर किसी में, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम सबसे पहले लेसिथिन पे। लेसिथिन आपने याद रखनी है, इसको आप दूसरा नाम देते हैं फॉस्फेटिडिलकोलिन। ठीक है, फॉस्फेटिडिलकोलिन ये मोस्ट अबंडेंट होता है सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। पहली बात होगी कि सेल मेम्ब्रेन्स में बहुत अबंडेंट है। दूसरे नंबर पर जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो है वो आपके पास ग्लिसरोल और उसके अलावा फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल और साथ जो है लेसिथिन से मिलके बना होता है, मतलब कि जो आपकी फॉस्फेटिडिक एसिड और साथ कोलिन के मिलने से बनता है। तो ये फॉस्फेटिडिलकोलिन है, किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो आपके पास होगी लिपिड्स, कोलिन जो नाइट्रोजनस बेस है, और एक फॉस्फेटिडिक एसिड। आपके लिए कोलिन का स्ट्रक्चर मैं आसान कैसे कर सकता हूँ कि कोलिन में आपने याद रखना है कि 6 लफ्ज़ हैं। देखिए कोलिन है CHOLIN, कोलिन है, तो इसमें 6 लफ्ज़ हैं। अब आपके पास जो कोलिन का असल में स्ट्रक्चर होता है, O के बाद अगर आप देखें जो O होता है उसके बाद देखें तो है आपके पास CH2 कार्बन नंबर 3 पर जो लगता है, N पॉजिटिव CH3 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लफ्ज़ हैं। कोलिन से आपको याद हो जाएगा कि 6 लफ्ज़ वाला है और आप इसको आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसको याद रख सकते तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है चीज़। उसके अलावा ये बॉडी कोलिन कहलाती है। उसके बाद नर्वस ट्रांसमिशन में इसका बड़ा रोल है आपका फॉस्फेटिडिलकोलिन का। अब इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, एक है डाइपाल्मिथोल लेसिथिन और एक होती है लाइजोलेसिथिन। 2 किस्म के होते हैं ये लेसिथिन आगे 2 किस्म की है। एक आपके पास है
DPP डाईपाल्मिटोल लेसिथिन, DPL और लाइजोलेसिथिन। आप सबसे पहले हम देखेंगे लाइजोलेसिथिन। लाइजोलेसिथिन तब बनेगा कि अगर आप लेसिथिन के कार्बन नंबर 1 या 2 में से किसी एक पे से फोर्स आपकी जो वो ग्रुप है फैटी एसिड है उसको रिमूव कर दें तब बनता है। लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस याद रखें, इसकी इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी है एथेरोस्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके अलावा है डाईपाल्मिटोल लेसिथिन। डाईपाल्मिटोल लेसिथिन ये आपने कहना लंग्स में सर्फेक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो इससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद आपने जो इसके बारे में याद रखना है कि ये है कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसमें आपके पास इसकी कमी हो जाती है डाईपाल्मिटोल लेसिथिन की, और जिसकी वजह से लंग्स जो है वो इन्फ्लेट नहीं कर पाते और वो जो है अल्टीमेटली डेथ हो जाती बंदे की, ठीक है। और इसकी आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, LOS रेशो से, लेसिथिन तो स्फिंजियोसिन रेशो, ठीक है, ये आपने रेशियो से देखना है। अगर इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 2 और लेस देन 5 के दरमियान है तो ये ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा या 2 से कम हो जाती है, 1 से कम हो जाती है तो तब जो है ये आपकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दें या सर्फेक्टेंट जो है वो दें तो इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, और इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होती है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल को, जो आपका क्या आता है आपकी जो दूसरे नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग में आते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अपने कुछ जो पिछले रह गए थे, फिर हम बाद में जो इनोसिटोल वगैरह सिलीन को देखेंगे जो नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग है। सिफेलिन अपनी याद रखनी है, इसको आप दूसरा नाम देते हैं एथेनॉलमीन, मतलब फॉस्फेटिडिल एथेनॉलमीन कहते हैं, फॉस्फेटिडिल एथेनॉलमीन, क्योंकि इसमें जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस होती है वो एथेनॉल अमीन होती है। आपको एथेनॉल से क्या लग रहा है कि एथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें अमीन को एडिशन करनी है, तो आपने जो ये जैसे देखें CH2 CH2 ये जो CH3 CH2 है, उसके अलावा आपने जो है वो क्या ऐड कर देना, यहाँ OH होता है तो आपने इसकी बजाय NH2 लगा देना, ठीक है। तो यहाँ CH2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पीछे ऑक्सीजन है तो इसलिए वो उसको बैलेंस कर देगा, CH2 NH2 आ जाएगा, ठीक है, OH की बजाय, तो यहाँ एथेनॉलमीन बन जाएगी। अब एथेनॉलमीन जो है इसका रोल आपने याद रखना है कि इसका ऐसा जितना कोई रोल तो नहीं है, बस इसका ये रोल है कि ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत रोल है, ब्लड क्लॉटिंग इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम आते हैं स्पिंजियोमाइलिन। स्पिंजियोमाइलिन आपने याद रखनी है कि ये स्पिंजियोसिन इनके अंदर जो है वो अल्कोहल होती है, ठीक है। अब ये किस किस चीज़ों से मिलकर बनते हैं स्पिंजियोसिन, जो आपके पास है सर, पहले तो आपने याद रखना कि ये सेरामाइड, कोलिन और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है, फॉस्फेटिडिक एसिड से मिलकर बनता है। तो वो जो आपके पास ये चीज़ें हैं ये कैसी होती हैं, ये अब आप देखें, जो सेरामाइड है, सेरामाइड मिलकर बनता है आपके पास स्पिंजियोसिन और फैटी एसिड के मिलकर, मैंने उसको ऐसे लिख दिया सेरामाइड की फॉर्म में, ठीक है। तो कोलिन और साथ फॉस्फेटिडिक एसिड मिलकर बनता है, ठीक है। अब सेरामाइड जो है ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है और ये एपोप्टोसिस के अंदर इसका बड़ा रोल है, और वाटर परमेबिलिटी को ये स्किन की बढ़ाता है, सेकंड मैसेंजर। उसके अलावा आपने इसके बारे में याद रखना है कि एपोप्टोसिस में इसका रोल, और स्किन वाटर परमेबिलिटी को बढ़ाता है, स्किन परमेबिलिटी को, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल में क्या होगा कि फॉस्फेटिडिक एसिड है, फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस इनोसिटोल, ये दोनों मिलके, अभी इनोसिटोल क्या है, इनोसिटोल आपने याद रखिए ये जो है वो आपके पास नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग नहीं होते, तो इसलिए जो है ये आपने याद रखना है कि फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल के साथ मिलेगा
मायोइनोसिटोल या मीज़ोइनोसिटोल, ये स्टीरियो आइसोमर होते हैं। मायोइनोसिटोल या मीज़ोइनोसिटोल के साथ मिलकर जो है इसने जो है वो फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल बनाना है। अब ये सेलुलर कंपोनेंट्स होता है सेलुलर मेम्ब्रेन्स का। एक तो आपने याद रखना है इसकी लिपोट्रॉफिक प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पर आपने इसका याद रखना है कि सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है और ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल है, अगर आज सेकंड मैसेंजर का ऑप्शन है तो आपने फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल के ऊपर लगाना है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरीन को। सीरीन आपने जो याद रखनी है, सीरीन के बारे में आपने याद रखना है कि एक तो इसका अपोप्टोसिस में रोल है, ठीक है, अपोप्टोसिस में रोल है, और दूसरे नंबर पर इसका प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर रोल है। तो इसका नहीं, वो नीचे वाले का रोल है प्लाज्मेलोजेंस का, लेकिन हम जो है पहले देख लेते हैं कि अपोप्टोसिस में इसका रोल है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्लाज्मेलोजेंस को कि प्लाज्मेलोजेंस आपके क्या होते हैं और इनमें कैसा डिफरेंस होता है दूसरों से। ओके, अब हम देखते हैं प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेंस जो है वो बिल्कुल आपके एथेनॉल अमीन को रिजेंबल करते हैं, बस इनमें ये फ़र्क होता है। प्लाज्मेलोजेंस का आपको पहले दूसरा नाम पता होना चाहिए। प्लाज्मेलोजेंस जो है फॉस्फेटिडिल एथेनॉल अमीन है, फॉस्फेटिडिल एथेनॉल अमीन, ठीक है, फॉस्फेटिडिल एथेनॉल अमीन है। ठीक है, अब ये डल है, उसमें दिल था, इसमें डल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है कि जो आपके प्लाज्मेलोजेंस है इसके अंदर ईथर लिंकेज है एज़ कम्पेयर टू जो आपका दूसरे वाले हैं उसके अंदर एस्टर लिंकेज होता है, इसमें ईथर लिंकेज है। ठीक है, प्लाज्मेलोजेंस में जो आपके फॉस्फेटिडिल एथेनॉल अमीन है उसके अंदर जो है ईस्टर लिंकेज है। ठीक है, ईस्टर लिंकेज। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मेलोजेंस के फंक्शंस। एक तो ये कि ब्रेन और मसल्स के अंदर इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर आपने इसके बारे में याद रखना है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में इनका बड़ा रोल है, प्लेटलेट एग्रीगेशन में, और उसके अलावा इसने माइलिन शीट की फॉर्मेशन में इसका रोल है, माइलिन की फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं उनकी फॉर्मेशन में भी इसका बड़ा रोल है, ROS की फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कार्डियोलिपिन को। कार्डियोलिपिन्स आपके पास ये होते हैं कि दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड जो है ना वो एक एडिशनल ग्लिसरॉल ग्रुप के ज़रिए जो है ना वो जॉइंट होते हैं। ठीक है, दरमियान में ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल साइड पे यहाँ फॉस्फेटिडिक एसिड होगा और यहाँ भी फॉस्फेटिडिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये कार्डियोलिपिन का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसको आप हार्ड मसल से सेपरेट किया था आपने, और इसका एक तो ये कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये बहुत अच्छा कंपोनेंट होता है उसका, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स का ये कंपोनेंट है। उसके अलावा आपने याद रखना है इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी किस तरह है कि इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है ट्रेपोनीमा पैलिडम के लिए। ठीक है, और इसका भी जो है अपोप्टोसिस में रोल है। ये वाहिद एक जो आपका फॉस्फेटिडिक एसिड है, मतलब जो आपके जो आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें सबसे यही वाहिद है जिसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, और इसका अपोप्टोसिस के अंदर भी रोल है। ठीक हो गया, तो आपके ये जो सारे के सारे फॉस्फोलिपिड्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम ग्लाइकोलिपिड्स को डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स आपने याद रखने कि आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और इसके लिए वही जो है वो सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट में इनका बड़ा रोल है, सरफेस कार्बोहाइड्रेट। और इसमें आपने याद रखना है कि ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है कि आपके पास जो है वो कोई भी ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फैटी एसिड्स या आपके पास नाइट्रोजनस बेस पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं हम सेरामाइड की तरफ। सेरामाइड जो है सेरामाइड ही सेरिब्रोसाइड्स हैं, सेरिब्रोसाइड्स आपने याद रखने सेरामाइड और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनते हैं, या ग्लैक्टोज के। सेरामाइड जिसको हमने कहा था स्फिंजियोसिन और साथ फैटी एसिड के मिलने से, उसके अलावा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इन दोनों में से एक के मिलने से। अगर ग्लूकोज मिलेगा तो ग्लूकोसाइल सेरामाइड है,
और अगर गलेक्टोज में लिखा तो गलेक्टोसाइल सेरामाइड बनेगा, ठीक है। अब ये ब्रेन का भी हिस्सा होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो जो आपका गलेक्टोसाइल सेरामाइड है, इसके अंदर सेरिब्रोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है एज अ फैटी एसिड, ठीक है। तो सर हम इधर गलेक्टोसाइल सेरामाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गलेक्टोसाइल सेरामाइड, गलेक्टोसाइल सेरामाइड के बारे में आपने याद रखना है कि एक तो इसके पास जो है वो क्या होगा, इसके पास होगा फैटी एसिड जो सेरिब्रोनिक एसिड है, सेरिब्रोनिक एसिड 24 कार्बन फैटी एसिड है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसके पास स्फिंजोसिन होगी, स्फिंजोसिन आपके पास अल्कोहल। उसके अलावा आपने याद रखना है इसके पास गलेक्टोज होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है वो क्या बना रही हैं, आपके पास गलेक्टोसाइल सेरामाइड बना रही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी, अगर गलेक्टोसाइल सेरामाइड के पास जो होता है ना सल्फेट ग्रुप भी हो जाए, अगर इसके साथ सल्फेट ग्रुप ऐड कर दें आप, ये सल्फो गलेक्टोसाइल सेरामाइड बना दें, इसको आप सल्फाटाइड भी कहते हैं। और ये माइलिन के अंदर इसकी जो है वेरी हाई अमाउंट होती है, और इसकी हाई अमाउंट है माइलिन शीट्स के अंदर, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि गलेक्टोसाइल सेरामाइड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं गैंग्लियोसाइड की तरफ। गैंग्लियोसाइड्स आपने याद रखने के जो गैंग्लियोसाइड्स हैं इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। गैंग्लियोसाइड्स में आपके पास सेरामाइड होगा, ग्लूकोज होगा, गलेक्टोज होगा और एन एसिटाइल न्यूरानिमिक एसिड होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, एक इसके पास होगा सेरामाइड, ग्लूकोज, गलेक्टोज प्लस इसके पास क्या होगा एन होगा, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने याद रखना न्यूरामिनिक एसिड जो सैलिक एसिड का एक प्रिंसिपल सैलिक एसिड होता है जो हमारी ह्यूमन टिश्यूज के अंदर फाउंड होता है, ठीक है। उसके अलावा अब आपके पास ये जो गैंग्लियोसाइड है इनकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब इनकी टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी एक होती है GM1, GM2, GM3, GD3 एटसेट्रा वगैरह। GM1 सबसे पहले देख लेते हैं। GM1 जो है वो GM3 से बन रहा है, ठीक है। GM1 जो है वो किससे बन रहा है, GM3 से मिलकर बन रहा है, ठीक है। और जो GM1 है इसके पास जो है ना रिसेप्टर होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर फॉर कॉलरा टॉक्सिन। ये इंपॉर्टेंट है, कॉलरा टॉक्सिन के लिए जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में क्या होता है वो रिसेप्टर, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है GM2 आपने याद रखना है कि इसका रोल है जी टे-सच डिजीज़ के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये जो अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए GM2 की तब ये डिजीज़ होती है, ठीक है। ओके, ये आपके कंप्लीट हो गए गैंग्लियोसाइड भी, और उसके अलावा सेरिब्रोसाइड भी कंप्लीट हो गए। ग्लोबोसाइड हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे टॉपिक में नहीं आते हैं, इसलिए हम जो है वो बस इन दो को डिस्कस करना था, ये हमने डिस्कस कर लिया। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। उसके अलावा जो आपके पास लाइपोप्रोटीन्स आते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और सल्फोलिपिड्स हैं। सल्फोलिपिड्स आपने याद रखनी, ये ब्रेन के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के अंदर। और इनके अंदर सल्फेट जो है वो किसके साथ लगा होगा, लिपिड्स के साथ लगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ मिलकर लगा होगा या अल्कोहल के साथ, तो ये सल्फोलिपिड्स बन जाएंगे। होप सो आपको जो कंपाउंड लिपिड समझ आ गई। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।